हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का उड़ान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमसीक्यू सीरीज चल रही है जो आपके प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उड़ान इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च की गई है। और प्रतिदिन आपके लिए हर विषय से संबंधित जो फैकल्टीज़ हैं वो सभी आपको अपने लेवल पर बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन जो है वो आपको एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करा रहे हैं। इससे फ़ायदा ये भी हो रहा है कि आपकी परीक्षा की तैयारी में आप कितने पानी पर हैं यह भी आप जान सकते हैं कि मेरी तैयारी में किस चीज़ की कमी है, मुझे किस चीज़ पर आगे उस पर और काम करना है। इसी श्रृंखला में आज मैं हिंदी के एमसीक्यू के अंतर्गत फिर से आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन के साथ में उपस्थित हूँ। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 1, बिहारी हिंदी किस बोली का नाम है? ठीक है ना, मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली। आपको मैंने बताया था कि भारत की आर्य भाषा को 3 भाग में बांटा गया था, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा की एक शाखा थी जिसे हम कहते हैं अपभ्रंश की शाखा। इसी अपभ्रंश में प्रयोग होने वाली बोलियों उपबोलियों को लेकर हिंदी को 5 उपभाषा में वितरित किया गया था। इसी 5 उपभाषा में आपकी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और आपकी आती है पहाड़ी हिंदी। प्रश्न ये कह रहा है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो बिहारी हिंदी जिसका जन्म कहाँ से माना जाता है? तो अपभ्रंश की शाखा जो मगध में थी, जिसको हम मगधी कहते हैं, ये हमारे पूर्व में बोली जाती थी। तो पूर्व की ओर थी मागधी, जिसके अंतर्गत आती थी हमारे लिए बिहारी, उड़िया, असमिया और आती थी हमारे लिए बांग्ला। ठीक है ना, तो बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला ये तीनों क्या कहलाती हैं? चारों क्या कहलाती हैं? ये मागधी अपभ्रंश की शाखा है। ये क्या है? मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके साथ में अगर हम अवधि को मिला देते हैं तब ये बन जाती है हमारे लिए आपकी कौन सी? पूर्वी हिंदी, है ना। और अगर हम किसको कहते हैं? बुंदेली को, तो ये हमारे लिए हो जाती है आपकी पश्चिमी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी का जन्म किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का जन्म किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली जो पश्चिम की ओर शौर सेनी थी वहां इसके प्रयोग देखने को मिलते हैं। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मगही। क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा और ऑप्शन डी खड़ी बोली। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भारत की हिंदी को हम 5 प्रकार की उपभाषा में बांटते हैं। ठीक है ना। इस उपभाषा में जब बांटा गया तो एक हो गई हमारी पूर्वी हिंदी, एक हो गई हमारी पश्चिमी हिंदी, ठीक है ना, एक हो गई हमारे लिए आपकी बिहारी हिंदी, ठीक है, एक बन गई हमारी राजस्थानी हिंदी और एक हो जाती है हमारी पहाड़ी हिंदी। अब देखने वाली बात है कि जो पूर्वी हिंदी है इसका जन्म कहाँ से हुआ? पश्चिमी शौर सेनी और पूर्व की मागधी की शाखा अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ। तो इसमें 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसलिए हमारे इसमें आपका कौन है? जो आपकी छत्तीसगढ़ी है यह पूर्वी हिंदी के सदस्य है, पश्चिमी हिंदी की सदस्य नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी में क्या आती है? पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली और कन्नौजी आती है। बारी आती है हमारे लिए बिहारी हिंदी में क्या? तो बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। ठीक है। राजस्थानी में क्या आती है? जयपुरी, मेवाती, मालवी, झाड़साई, ढूंढाड़ी, बागड़ी ये आती है। और इसकी मतलब है कि पहाड़ी में क्या आ गई हमारे लिए? आपकी गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली, हिमांचली, मंडयाली। तो पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से, पश्चिमी की हिंदी का जन्म शौर सेनी अपभ्रंश से, बिहारी हिंदी का जन्म मागधी अपभ्रंश से, राजस्थानी का जन्म शौर सेनी अपभ्रंश से और पहाड़ी का जन्म खस अपभ्रंश से होता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन।
कि निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से, तो पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अभी मैंने समझाया कि पहाड़ी हिंदी का विकास जो है वो खस अपभ्रंश से हुआ है। ब्राह्मण सिंधी है, मागधी में आती है उड़िया, असमिया और बांग्ला, और पैसाची में आते हैं पंजाबी और लहंदा। तो पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली, हिमाचली, मंडयाली, ये जौन सारी जितनी भी पहाड़ी हिंदी हैं उसका जन्म जो है वो आपके खस अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको यहाँ पर ये जो सारी चीजें एक्सप्लेन करी उसी के 3 क्वेश्चन हैं अलग अलग प्रकार के, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन है देवनागरी मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ऑप्शन ए कहता है वर्णात्मक, ऑप्शन बी कहता है अक्षरात्मक, ऑप्शन सी कहता है चित्रात्मक और ऑप्शन डी कहता है प्रतीकात्मक। तो सबसे पहली बात कि लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, उसका तरीका, तो किसी भी वक्ता के मुख से श्रोता के कानों तक जो पहुंचती है उसे कही जाती है ध्वनि। इसी ध्वनि को एक आकार दिया जाता है, एक आकार जिस ढंग और तरीके से उसे लिखा जाता है, जो उसका एक सांकेतिक चिन्ह होता है ना, जिसके माध्यम से उसकी क्या होती है? पहचान होती है। दूसरी बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि इसमें आड़े, तिरछे, खड़े और वक्र आकार देकर उस सांकेतिक चिन्ह से उसकी पहचान होती है, तो उस प्रक्रिया को कही जाती है लिपि। ठीक है, तो प्रश्न ने पूछा कि देवनागरी लिपि क्या है? वर्णात्मक है कि अक्षरात्मक है कि चित्रात्मक है कि प्रतीकात्मक है? पहली बात कि वर्ण क्या है? वर्णात्मक लिपि की बात की जाए तो हमारी जो इंग्लिश है, हमारी जो इंग्लिश है वो वर्णात्मक लिपि है। क्यों? क्योंकि वहां पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट स्पष्ट तरीके से दिखाई देते हैं। यदि आपको लिखना है बाबा, तो अगर आपको बाबा लिखना है तो हमें बी के बाद में आपके कॉन्सोनेंट के बाद में ए वॉवेल्स दिखाई देता है, फिर बी कॉन्सोनेंट के साथ में ए आपका वॉवेल्स दिखाई देता है। मतलब कि वहां पर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट जो अल्फाबेटिकल्स हैं वो क्लियरिटी से दिखाई देते हैं। परंतु अगर हम इसी को हिंदी में लिखते हैं तो हम यहाँ पर इसका रूप इस रूप में देखते हैं। तो अक्षर और वर्ण क्या होते हैं? तो आप सभी को पता है कि जितने स्वर होते हैं और जितने भी हलंत वाले तत्व होते हैं, व्यंजन जिसे कहते हैं, केवल उन्हें ही कहा जाता है वर्ण, है ना। तो बगैर स्वर का व्यंजन और स्वयं स्वरों को, तो अ, ई, उ ये हमारे लिए वर्ण है, स्वर वर्ण, और इसी प्रकार क, ख, ग ये भी हमारे लिए स्वर हैं। लेकिन जब स्वर और व्यंजन एक दूसरे से मिल जाते हैं, जैसे कि क के साथ में आ मिल गया तो बन गया का, इसी प्रकार क के साथ में अगर हमने ऊ को मिला दिया तो बन जाता है कु। अब यही खासियत है हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट की कि यहाँ स्वर और व्यंजन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। स्वर स्वतंत्र वर्णाक्षर हैं, बगैर किसी बाधा के इसका उच्चारण किया जाता है, जो व्यंजन की पूर्णता के सहायक है, और व्यंजन बगैर स्वर के अधूरे होते हैं। इसलिए जब व्यंजन का प्रयोग किया जाता है तो स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो देवनागरी की खासियत है कि यहाँ स्वर और व्यंजन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और स्वर और व्यंजन जुड़ जाते हैं तब वह रूप ले लेता है किसका? अक्षर का। इसलिए देवनागरी की लिपि क्या हो जाती है? अक्षरात्मक लिपि हो जाती है, और अंग्रेजी क्या है? वर्णात्मक लिपि कहलाती है। ठीक है ना। और चित्रात्मक लिपि कहाँ है? चीन की लिपि जो होती है ना वो चित्रात्मक है। वहां पर स्वर और व्यंजन एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, आइसोलेटिंग लैंग्वेज कहते हैं, एकाक्षरी भाषा परिवार के सदस्य कहते हैं। वहां जितने वर्ण के प्रयोग होते हैं उतने प्रकार के चित्र वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो QR कोड की तरह आपने देखा होगा, सिंचन में देखा होगा, नोबिता वाले कार्टून में देखा होगा। तो वहां पर हमारे लिए चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता है। पर देवनागरी अक्षरात्मक है, जहां स्वर और व्यंजन एक दूसरे पर आधारित होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर। पहली बड़ी बात कि स्वर को हम 5 आधार पर बांटते हैं। एक तो बांटते हैं हम मात्रा के आधार पर, जहां लघु, दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं। एक बांटते हैं रचना या बनावट के आधार पर, जहां स्वतंत्र या मूल स्वर होते हैं, और दूसरा होता है संधि, संयुक्त या विकृत स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर हम क्या बांटते हैं? अग्र, मध्य और पश्च स्वर। मुखाकृति के आधार पर समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर होते हैं।
जाति के आधार पर सजातीय और आपके विजातीय होते हैं, और नासिक्य के आधार पर अनुनासिक्य और निर्नुनासिक्य होते हैं। तो पूछा गया है कि जब किसी ध्वनि का उच्चारण किया जाए और हवा केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे निर्नुनासिक्य स्वर कहा जाएगा। ठीक है ना। अनुनासिक्य क्यों नहीं कहेंगे? जब किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं और स्वर का उच्चारण करते समय यदि हम कहते हैं या हम इम कहते हैं तो किसी स्वर के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ नासिका से प्रवाहित होती है तो उसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे कि प्रतिबिंब कहते हैं, इसी प्रकार मुंह कहते हैं, इसी प्रकार धुआं कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना। इसी प्रकार हम क्यों कहते हैं, ये सब हमारे लिए आपकी ध्वनि मुख के साथ नासिका से प्रवाहित होती है, इसलिए अनुनासिक्य है। निर्नुनासिक्य क्या होते हैं कि केवल हवा मुख से निकलती है, जैसे कि कमल कह रहे हैं, है ना, महिला कह रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए ध्वनि नासिका से नहीं निकलती, इसलिए निर्नुनासिक्य। समृद्ध स्वर और वृत्ताकार क्या है? जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय होठ का आकार पूरा गोल हो जाता है तो वृत्ताकार स्वर कहलाता है। क्लियर हो गया? और वृत्ताकार स्वर की खासियत क्या होती है? दोनों ऊ, ओखली का ओ और औरत का ओ, ये जो है हमारे लिए औ अगर हम कहते हैं तो ये वृत्ताकार स्वर है। समृद्ध स्वर क्या होते हैं? समृद्ध स्वर में जिह्वा इतनी ऊपर उठ जाती है कि मुख विवर का मार्ग सकरा हो जाता है, तो ध्वनि का उच्चारण थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए वहां पर समृद्ध स्वर होता है। दोनों ई कह सकते हैं, ऋषि का री कह सकते हैं, है ना, एड़ी का ए कह सकते, दोनों ई कह सकते हैं, ऋषि का री कह सकते हैं। तो ये हमारे लिए समृद्ध स्वर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है या कंठ्योष्ठ है? सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि तालव्य वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा तालु की ओर ऊपर उठती है उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। तो च, छ, ज, झ, इया, है ना, ये हमारे लिए तालव्य है। इसका एक सूत्र है चीयश। चीयश क्यों है कि च वर्ग के वर्ण, यज्ञ का य, शक्कर का श और दोनों स्वर में ई की मात्रा, है ना। तो कौन कौन सा? च वर्ग का वर्ण, छोटा ई और बड़ा ई, ठीक है ना, इवन यज्ञ का य और शक्कर का श, ये हमारे लिए तालव्य की कैटेगरी में आते हैं। मूर्धन्य क्या होते हैं? तो तालव्य क्या होता है? आपके नाक के नीचे के हिस्सा को हम क्या कहते हैं? पैलेटल, यानी कि कोमल तालु को हम तालव्य कहते हैं। नाक के नीचे का हिस्सा रेट्रोफ्लेक्स कहलाता है, जिसको हम मूर्धन्य कहते हैं। और जब हम उच्चारण करते हैं किसका? ट वर्ग का, तो श्रीटर। श्रीटर मतलब कि यहाँ पर ट वर्ग के सारे वर्ण, है ना। तो जब जिह्वा का अग्र का हिस्सा मूर्धा को छूकर झटके से नीचे आता है, तो जब हम ट, ठ, ड, ढ, ण कहते हैं तो टंग का फ्रंटल एरिया क्या करता है? नाक के नीचे के हिस्से थोड़ा सा मोल्ड होकर पीछे की ओर जाता है, ऊपर को ऐसा मारता है, तब उसे हम ट वर्ग का वर्ण कहते हैं। साथ ही ऋषि का री, ठीक है ना, शक्कर का श और रस्सी का र, ये सभी हमारे लिए किसकी श्रेणी में आते हैं? मूर्धन्य की श्रेणी में आते हैं। अब बारी आती दंत ओष्ठ। दंत और ओष्ठ, दंतव्य क्या है? तसल। दंतव्य क्या है? तसल। त वर्ग का वर्ण, सरोते का स और लट्टू के ला को हम क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। तो दंत में अगर हम कहते हैं दंत और होठ, तो अगर हम व कहते हैं, है ना, दंत ओष्ठ, तो नीचे का होठ नीचे के दांत से टकराता है ना, तो व कहते हैं, है ना। उसी प्रकार हम फ कहते हैं, ठीक है, तो व कहते हैं, फ कहते हैं, तो ये हमारे लिए दंत्योष्ठ कहलाता है। जहां पर नीचे का होठ नीचे के दांत से टकराता है तो दंत ओष्ठ होता है। तो वचन कहते हैं, वादा कहते हैं, फैसला कहते हैं, फ्रिज कहते हैं, तब नीचे का होठ नीचे के दांत से टकराता है। लेकिन ओ और अ की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अ के साथ में हमने किसको देखा? ऊ को देखा, है ना, तब हमारे लिए क्या बना? ओ बना। इसी के पास हमने अ के साथ में ओ को देखा, तब हमारे लिए क्या बना? अ बना। तो कहने का मतलब अ का उच्चारण स्थान है हमारा कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान है हमारा ओष्ठ। और यही वजह है कि यहाँ पर भी हमारे लिए ओ और अ जो हमारे क्या बने? कंठ्योष्ठ बने। मतलब कि अ जो कंठ है, ऊ जो है ओष्ठ है, तो अ और ऊ से बना ओ तो कंठ्योष्ठ की कैटेगरी में आता है। ठीक है।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पीतल, देवनागरी, हिमालय या चीन। अब हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ढूंढना है कि कौन सा वर्ग है, वर्ण है, जो शब्द है जो स्त्रीलिंग में है। पीतल कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा जितनी भी हमारी धातुएं होती है, ध्यान रखिएगा जितनी भी धातु है ना, इसमें से केवल अगर हम चांदी कहते हैं, है ना, और अगर हम मिट्टी कहते हैं, चांदी और मिट्टी कहते हैं तो ही ये स्त्रीलिंग है। लेकिन सोना, लोहा, तांबा, पीतल, कांसा, जस्ता, सीसा, पारा, एल्युमिनियम, टीन, है ना, अगर कहता है तो सब हमारे लिए पुल्लिंग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक। दूसरी बड़ी बात, जो हिमालय है, तो जितने भी समुद्र के नाम, पर्वतों के नाम आते हैं, है ना, तो जितने भी समुद्र और पर्वत के नाम हैं, देश, नगर, शहर, राज्य के नाम है, सब पुल्लिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो हिमालय पर्वत है, चीन राज्य देश का नाम है। अब बचती है लिप आपकी देवनागरी। तो जितनी भी लिपियां, तिथियां, बोलियां, भाषाएं, नक्षत्र हैं, मैक्सिमम नदियां हैं, है ना, ऋतुएं हैं, पर्व है, त्योहार है, सब स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो देवनागरी लिपि है, इसलिए देवनागरी हमारे लिए स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आती है। क्लियर हो गया? ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक, चलिए अब बारी आती है नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अब आपने देखा होगा, एक होता है उत्पत्ति और एक होती है हमारी व्युत्पत्ति, है ना। उत्पत्ति स्वयं के द्वारा होती है और व्युत्पत्ति हम दो चीजों को मिलाकर बनाते हैं। इसको हम कहते हैं आपका क्या कहते हैं, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, और इसको हम कहते हैं ड्राइव्ड फ्रॉम। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि शब्द क्या होता है, तो जब हम स्वर और व्यंजन को मिलाते हैं, तो जैसे स्वर और व्यंजन को मिलाया हमने, तो स्वर और व्यंजन को मिलाने से हमने क्या किया, इसका संयुक्ताक्षर, हमने क्या किया, इसका संयुक्ताक्षर किया। संयुक्ताक्षर करते हैं तो कभी प्रथम संयोग होता है जिसको हम आरंभ संयोग कहते हैं, कभी मध्य संयोग होता है, कभी हमारे लिए युग्मक प्रयोग भी है जो देखने को मिलता है। और इस तरह शब्द निर्माण की एक होती है प्रक्रिया, है ना। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया यदि हम कहते हैं तो शब्द निर्माण की प्रारंभिक इकाई है संयुक्ताक्षर। ठीक है। वैसे ही शब्द निर्माण के लिए हम कभी किसी अक्षर समूह को पहले लगाते हैं एज अ प्रीफिक्स, कभी हम अक्षर समूह को बाद में लगाते हैं एज अ सफिक्स, कभी हम ज्वाइनिंग का प्रोसेस करते हैं जिसको हम कहते हैं संधि की प्रक्रिया, और कभी निभाई जाती है कंपाउंड का प्रोसेस जिसको हम कहते हैं समास की प्रक्रिया। ठीक है। तो जब शब्द का निर्माण किया जाता है तो शब्द के निर्माण में कितने प्रकार के भेद होते हैं, तो शब्द निर्माण के 3 भेद होते हैं। तो शब्द के निर्माण की प्रक्रिया में 3 प्रकार के भेद हो जाते हैं। तो संयुक्ताक्षर से जो सार्थक शब्द बनता है उसे कहा जाता है शब्द, जैसे कि स्वर और व्यंजन मिलकर बनाते हैं एक सार्थक शब्द जिसे हम कहते हैं शब्द। ठीक है। तो उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल वर्ड्स जिसको हम कहते हैं रूढ़ शब्द, एक होता है कंबाइंड वर्ड्स जिसको हम कहते हैं यौगिक शब्द, और एक होता है ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स जिसको हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द, है ना। और ये क्या होते हैं, स्वतंत्र सत्ता या पहचान रखने वाला ऐसा शब्द जिसे 2 सार्थक खंड में बांटा नहीं जा सकता, किसी निश्चित अर्थ को देने हेतु परंपरा से रूढ़ हो उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। भवन, घर, जल, मंदिर, देवता, दानव, नदी, पर्वत, पुत्र, पति, पत्नी, सब। ठीक है। 2 शब्द के योग से मिलकर बना हुआ शब्द जिसे आवश्यकता पड़ने पर 2 सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है तो उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। और यही प्रक्रिया है जब हम संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय की प्रक्रिया से शब्द का निर्माण करते हैं जो इजिली 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो कंबाइंड वर्ड्स या हम जॉइंट वर्ड्स कहते हैं जिसको हम संयुक्त या हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। पाठशाला कहते हैं, इसी प्रकार रसोई घर कहते हैं, प्रतिदिन कहते हैं, पंडिताइन कहते हैं, तो यौगिक होता है। ठीक है।
और यौगिक की तरह दो शब्द से मिलकर बना है, यानी कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय की प्रक्रिया से तो बना, जो इजिली टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, परंतु किसी अर्थ को वहन करने के लिए परंपरा से रूढ़ हो जाता है तो ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स यानी कि योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। और यही योग रूढ़ शब्द हमारे एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड यानी कि बहुव्रीहि समास को जन्म देते हैं। लंबोदर, दशानन, गजानन, है ना, चक्रपाणी, ये सब हमारे लिए आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और एक है हमारा योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछता है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था, गुणवाचक विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया गया है? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। या विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वो कौन सा सेंटेंस है जिसमें सुपरलेटिव डिग्री भी है और आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी है, जिसमें विशेषण और विशेष्य का प्रयोग जो है वो किया गया है। बताइए मुझे जल्दी से। अब देखने वाली बात है कि इसमें आंसर क्या होगा। अब देखिए, विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता कहते हैं, तो यहाँ तो 4 लीटर दूध परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसलिए हट गया। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, मात्रा बताई जा रही है, परिमाण, इसलिए ये भी नहीं हुआ। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, कह रहा है ये भी मात्रा बता रहा है, इसलिए नहीं। अब कह रहा है सबसे होशियार, मतलब उत्तमावस्था है ना, सबसे होशियार उत्तमावस्था है। विशेषण का शब्द क्या कह रहा है? विशेषण है होशियार और विशेष्य है हमारे लिए छात्र, इसलिए आंसर क्या आएगा हमारे लिए? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन। निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्म में एक गलत है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विवहल। अब सबसे पहले जानेंगे कि विशेषण क्या होता है। विशेषण वह शब्द होता है जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है। और विशेष्य कौन होता है? जिसके विषय में विशेषता बताई जाती है। तो विशेषण वह शब्द है जो विशेषता बताने का काम करता है, और विशेष्य वह है जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना। तो विशेष्य कौन है? जिसकी विशेषता बताई जाए। क्लियर हो गया? और इस आधार पर आपको देखना है कि कौन सा है जिसमें विशेष्य और विशेषण। अब देखने वाली बात है कि विशेष्य और विशेषण युग्म में से कौन सा गलत है। अब देखते हैं, अगर हम कहते हैं आपका विशेष्य और विशेषण का युग्म, तो ताजी रोटी, रोटी की विशेषता है कि वो ताजी है, सही है। निष्ठ की विशेषता है कि कर्म में निष्ठ है। विह्वल है भाव में, तो सर्व के साथ में सुलभ नहीं आएगा, तो इसमें एक गलत है, सर्व सुलभ। ठीक है, इसमें एक गलत है हमारा, सर्व सुलभ। तो ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विह्वल कहते हैं, पर सर्व सुलभ कहा नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब इसमें क्यों है ये कि सर्व का मतलब होता है सभी, सुलभ का मतलब होता है हमारे लिए आपके सहूलियत हो जाना, इसलिए हमारे लिए सर्व सुलभ जो शब्द है वाक्य में विशेष्य विशेषण का युग्म में गलत है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था मैंने आम खाया है। पहली बात कि आसन्न भूतकाल क्या होता है? इसको कहा जाता है इमीडिएट पास्ट टेंस, मतलब कि एक ऐसा वाक्य जहां पर कर्ता किसी कार्य को थोड़े ही समय पहले पूरा कर लेता है। तो जो कार्य थोड़े ही समय पहले कंप्लीट कर ली गई है, तो वह कार्य जो कर्ता के द्वारा थोड़े समय पहले पूरा कर लिया गया, तो उसे कहते हैं इमीडिएट पास्ट टेंस, यानी कि आसन्न भूतकाल। इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें है जैसा एक वर्तमान काल की सहायक क्रिया जो है वो जुड़ती है। तो मैंने आम खाया है कहते हैं, तो यही आसन्न भूतकाल है। अब ये है हमारे लिए आपका हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल क्या होता है? जहां पर भूतकाल की एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर करे। यदि तू आता तो मैं जाता, तो मैं जाता किस पर निर्भर कर रहा है? तुम्हारे आने पर, इसलिए यह हमारे लिए आपका हेतु हेतुमत भूतकाल ये होता है हमारा कंडीशनल पास्ट टेंस कहते हैं इसको। ठीक है, मोहन आया सीता गई। अब कर्ता एक कार्य को पूरा कर लेने के बाद दूसरा कार्य जो शुरू कर रहा है वो भी तुरंत समाप्त हो जाती है, तो तात्कालिक क्रिया कहते हैं।
और वह आया था जहां कार्य की पूर्णता है तो पूर्ण भूतकाल होता है, तो आसन्न भूतकाल क्या होगा, मैंने आम खाया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। एक सेंटेंस दिया है, इसमें कौन सा सर्वनाम का ये एग्जाम्पल है? क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या निजवाचक है? सबसे पहली बात कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम में हम एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का क्या करते हैं, संबंध बताते हैं। तो एक ऐसा सर्वनामी शब्द जो एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का संबंध बताए। जो आया है वो जाएगा, तो जो, सो, इस, उस, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ऐसे शब्द से जब एक दूसरे से सेंटेंसेस जुड़े होंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता को कहते हैं मैं, तू, तुम कहते हैं। यहां पर घनश्याम कह रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन तो है नहीं। चलिए, मध्यम पुरुष कह रहे हैं सेकंड पर्सन कि घनश्याम ने अपने आप का कार्य पूरी तैयारी कर ली। पर घनश्याम ने किसका काम किया? अपने आप काम किया, इसलिए हमारे लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो जहां कर्ता अपनेपन का बोध कराता है तो घनश्याम ने काम कैसे किया? अपने आप किया, इसलिए इसमें निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन क्या कहता है? निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए कहता है वाहनारूढ़, ऑप्शन बी कहता है सत्ताधीश, ऑप्शन सी कहता है गंगा जल, और ऑप्शन डी कहता है रेखा चित्र। सबसे पहली बात कि अधिकरण कारक क्या होते हैं? किसी भी कार्य को करने का, किसी भी कार्य को करने का यदि वो बताता है समय, किसी भी कार्य को करने का बताता है स्थान, या किसी भी कार्य को करने की अगर दिशा का बोध कराता है ना, तब वहां होता है अधिकरण कारक। इंटरनल एफर्ट पर हम मे का प्रयोग करते हैं और एक्सटर्नल एफर्ट पर हम पर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली बात, ये सभी शब्द हैं जो एक समस्त पद हैं। सभी पद क्या हैं? एक समस्त पद हैं। जब हमें इसमें कारक रचना को तोड़ जब सा जानना होगा तो हम क्या करेंगे? इसका समास विग्रह करेंगे। वाहनारूढ़ तो वाहन पर आरूढ़ कह रहा है, ठीक है ना। सत्ताधीश सत्ता का अधीश कह रहा है। गंगा जल गंगा का जल कह रहा है। रेखा चित्र रेखाओं के चित्र कह रहा है। यहां हमें कारक रचना मिल रही संबंध बोधक, तो ये हमारे लिए क्या होगा? संबंध कारक होगा। लेकिन कह रहा है किस पर आरूढ़ है? वो वाहन पर आरूढ़ है, स्थान बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा वाहनारूढ़। इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पढ़ना का क्रिया भेद है। क्या यह अकर्मक क्रिया है, क्या यह सकर्मक है, द्विकर्मक है, या कोई नहीं? सबसे पहली बात, किसी भी कार्य को करना या होना पाया जाए तो उसे हम कहते हैं क्रिया। कार्य को करने वाला व्यक्ति होता है कर्ता, उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य का आश्रय है उसका कर्म, ठीक है। और कौन सा कार्य कर रहा है वह है उसकी क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, है ना। कर्म के आधार पर इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और इसी सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया का भेद अगर हम देखें तो एक होता है एक कर्मक सकर्मक, है ना, या हम उसे कहते हैं पूर्ण सकर्मक। एक कर्ता और एक कर्म से पूर्ण कथन को एक कर्मक सकर्मक या हम उसे पूर्ण सकर्मक कहते हैं। राम रोटी खाता है, राधा किताब पढ़ती है, मोहन विद्यालय जाता है, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया होती है जिस वाक्य में दो कर्ता है तो स्वाभाविक है हमारे लिए कर्म भी क्या होंगे? दो होंगे। तो जहां एक कर्म तो स्पष्ट दिखाई देता है, दूसरा कर्म जो है वह छुपा हुआ होता है, परंतु दूसरे कर्म की अपेक्षा वहां पर होती है, तो वहां होता है द्विकर्मक क्रिया। क्लियर हो गया? अब अकर्मक क्रिया क्या है? जिस वाक्य में कर्म नहीं पाया जाता, कर्म के होने की संभावना भी नहीं होती, उसे अकर्मक कहते हैं। तो सकर्मक क्या हुआ फिर? जिस वाक्य में कर्म पाया जाए, कर्म के होने की संभावना हो, वह सकर्मक क्रिया है। कर्ता के द्वारा कार्य किया तो जाए परंतु प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यह कर्म दो प्रकार का है, एक है सजीव कर्म और
एक है निर्जीव कर्म। सजीव कर्म को कहते हैं हम गौण कर्म और निर्जीव कर्म को कहते हैं प्रधान कर्म। ठीक है, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो कर्म से संबंधित जवाब मिलता है तो सकर्मक क्रिया, जहां कर्म है ही नहीं वो अकर्मक क्रिया। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए और कर्म से संबंधित जवाब न मिले, कर्ता पर वाक्य आधारित हो, कर्ता पर कार्य का प्रभाव पड़ता हो, तो अकर्मक क्रिया होती है। इस अकर्मक के भी दो भेद होते हैं, एक होता है हमारे लिए स्थित्यर्थक और एक होता है गत्यर्थक। तो जो हमारा स्थित्यर्थक होता है, जहां कर्ता की स्थिति, अवस्था, दशा का बोध होता है, और गत्यर्थक क्या होता है, जहां कर्ता गतिमान होता है। अब यहां पूछ रहा है कि पढ़ना की क्रिया क्या है, अकर्मक है कि सकर्मक है कि द्विकर्मक है कि कोई नहीं, इसमें आएगा सकर्मक। अब अकर्मक क्यों नहीं है? अकर्मक की बात की जाए तो अकर्मक नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए पढ़ना है तो उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड होगी। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हमें कर्म की आवश्यकता होगी, तो यहाँ कर्म जो है वो छुपा हुआ है। तो क्या पढ़ेगा? किताब पढ़ेगा, कोई भी चीज जिसके लिए उसको एक कर्म की आवश्यकता होगी, तो पढ़ना में सकर्मक क्रिया होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक, अब बारी आती है नेक्स्ट वन क्वेश्चन। उससे अच्छा तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण, अपदान, करण या संबोधन। अभी मैंने आपको अधिकरण बताया था, अब बारी आती है इसमें कौन सा है। तो अधिकरण क्या होता है? कार्य का स्थान, दिशा और उसके समय का बोध कराता है। आंतरिक प्रभाव पर हम में का और बाह्य प्रभाव पर हम पर का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम वहां पर आंशिक रूप से को का भी प्रयोग करते हैं। मैं शाम को आऊंगा, सुबह को आऊंगा, सुबह में चलेंगे, अगले साल आऊंगा अगर कहते तो भी अधिकरण कारक है। अपादान क्या होता है? अपादान में हम कहते हैं से का प्रयोग। अब यहां पर क्या हो रहा है? से का प्रयोग करने से पहले हम देख लें कि अपादान क्या है। अपादान में कर्ता से कोई चीज क्या होती है? पृथक होती है। कर्ता से कोई चीज क्या होती है? पृथक हो जाती है। किसकी वजह से? यदि वो डर है, यदि वो भय है, या वो हमारे लिए तुलना है। अगर किसी डर, भय, तुलना से कोई चीज कर्ता से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो यहां पर तुलना हो रहा है, उससे अच्छे तो आप हैं। दो लोगों के मध्य तुलना हो रही है कि उससे अच्छे आप हैं, तो एक चीज कर्ता से क्या हो गई? अलग हो गई, तो अपदान कारक होगा। करण क्या होता है? कार्य करने का साधन होता है। करण क्या होता है? कार्य करने का साधन होता है। किसी भी कार्य को करने का साधन, माध्यम, जरिया और स्रोत है जो आपके करण कारक कहलाते हैं। इस करण कारक को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटिव केस या इक्विपमेंटिव केस कहते हैं। इसमें हम क्या लगाते हैं? से और के द्वारा। तुलसी के द्वारा रचित, सुर के द्वारा रचित, है ना। इसी प्रकार मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, मुझसे रोटी खाई गई। पेसिव वॉइस में सबसे ज्यादा कर्मवाच्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है। संबोधन कर्ता को संबोधित करने वाला शब्द है। तो इस तरह से उससे अच्छे तो आप हैं कह रहे हैं, तो दो व्यक्तियों के मध्य क्या की जा रही है? तुलना। और इस अपदान में हम किसका प्रयोग करते हैं? से का प्रयोग करते हैं। और यही हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कोई, ऑप्शन नंबर बी कहता है सब, ऑप्शन नंबर सी कहता है कुछ और ऑप्शन नंबर डी कहता है कुछ न कुछ। आखिर ये क्या है? तो जितने भी सर्वनाम हैं, तो सर्वनामिक शब्द क्या कहते हैं कि संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहा जाता है। किशोरीदास वाजपेयी क्या कहते हैं कि वो सभी नाम जो पूर्वा पर संबंध के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। वो सभी नाम जो वक्ता, श्रोता और विषय अपने नाम के बदले इस्तेमाल कर रहे हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। इस सर्वनाम में आपको देखा जाए तो 6 प्रकार का भेद है। एक है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, वक्ता, श्रोता, विषय कहकर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं, तू, तुम, यह, वह, जो, कौन अगर हम कह रहे हैं, इन सभी में से अगर हम देखें तो मैं, तू, तुम, यह, वह, ये सब हमारे लिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। इवन सेकंड पर्सन के लिए रेस्पेक्ट देने के लिए हम आप का भी प्रयोग जो है वो करते हैं। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, जिसमें अपनेपन का बोध होता है। आप, स्वयं, खुद, स्वतः,
ये आपके निजवाचक सर्वनाम है। पास या दूर में रहने वाला कोई व्यक्ति या वस्तु है तो हम यह और वह का प्रयोग करते हैं। अनिश्चय में हम इस्तेमाल करते हैं कुछ, कोई और सब का प्रयोग करते हैं। जिसमें सर्वनामिक शब्द में निश्चितता का बोध न हो तो उसे हम कुछ, कोई, सब का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है, जो, सो, जिस, उस, इसका, उसका, तो रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि संबंध बोधक सर्वनाम होते हैं। और कौन, क्या, किसे, किसने, किसको, किसका, कब, कहां, किधर, कैसे, ये सारे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। इन सबसे हटकर अगर देखा जाए तो रूस के एक भाषाविद है डॉक्टर दीमशित्स, ठीक है ना। रूस के एक भाषा वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर दीमशित्स। उन्होंने एक और सर्वनाम को इजाद किया, उन्होंने उसे नाम दिया संयुक्त सर्वनाम। और ये क्या होते हैं, दो या दो से अधिक सर्वनामिक शब्द को मिलाकर, संज्ञा के शब्द के साथ में किसी अन्य शब्द को जोड़कर, या सर्वनामिक शब्द के बीच में आपके किसी अन्य शब्द को रखकर हम उसे जब एक संयुक्त रूप देते हैं तो ज्वाइंट प्रोनाउन, कंबाइंड प्रोनाउन या संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। कभी ये निश्चय अनिश्चय का जोड़ा हो जाता है, कभी प्रश्नवाचक और निश्चय का जोड़ा हो जाता है ना, और किसी प्रकार संबंध बोधक के साथ में प्रश्नवाचक का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पर है कुछ ना कुछ। अब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और बीच में एक शब्द को जोड़ दिया, कुछ न कुछ, जो कुछ, सब कुछ, हर कोई, जो कोई, सब कोई, है ना। ये सभी हमारे लिए संयुक्त सर्वनाम की कैटेगरी में आते हैं और ये संयुक्त सर्वनाम को 6 सर्वनाम के साथ में काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया। अब बारी आती है नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। होश, लोग, हस्ताक्षर, जनता, वर्षा, जनता, प्राण और बाल। तो एक वचन और बहुवचन की खासियत क्या होती है कि यह एक ऐसा कारण है, तो किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के विकार उत्पन्न करने का पहला कारण है वचन। और वचन क्या होती है, संख्या संबंधी विशेषता बताती है। तो संज्ञा और सर्वनाम की एक है या उससे ज्यादा है, एकता है या बहुलता है, इसका जब बोध कराया जाता है तब उसे वचन कहा जाता है। ये आपकी वैदिक और लौकिक संस्कृत के समय में वचन की संख्या क्या थी, 3 थी। किसमें, संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पर पाली भाषा का जब समय आया तो द्विवचन को बहुवचन में मिला दिया गया और तब से लेकर आज तक हम 2 टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर कहकर एक वचन और बहुवचन पढ़ा जाता है। हिंदी भाषा में वचन परिवर्तन करने के जो तरीके होते हैं उस तरीके की खासियत होती है कि एक होती है विभक्ति सहित और एक होती है विभक्ति रहित। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम स्वर के अंत को भी ध्यान में रखते हैं और वचन परिवर्तन होता है। कैसे वचन परिवर्तन होता है स्वरांत को, कि अगर वो अ से अंत होने वाला पुल्लिंग है तब हम उसे ए में बदल देते हैं तो लड़का से लड़के हो गया। अगर वही अ से अंत होने वाला स्त्री सूचक शब्द है ना, तब हम उसको क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं। सड़क से सड़कें, रात से रातें हो जाती है। अगर वही आ से अंत होने वाला स्त्री सूचक शब्द है तब हम वहां पर क्या कर देते हैं, ए कर देते, तो लता से लताएं, माता से माताएं हो जाती है। कुछ शब्द जो हमारे लिए ई से अंत कर रहा है हम वहां पर इयां लगा देते हैं, तो निधि से नदियां, तिथि से तिथियां, लिपि से लिपियां हो जाती है। या से अंत होने वाले शब्द में हम इयां लगा देते हैं, तो गुड़िया से गुड़ियां, चिड़िया से चिड़िया, चूहिया से चूहियां हो जाती है। ऊ से अंत होने वाले शब्द में हम ए लगा देते हैं, तो वस्तु से वस्तुएं, ऋतु से ऋतुएं हो जाती हैं। जब इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है तब इसमें हमें कारक की नीड नहीं होती, तो कारक नहीं लगता। जब इसका प्रयोग किया जाता है तो कारक नहीं लगता है। लेकिन जब इसी साउंडिंग इफेक्ट को आ को यदि हम ओ में बदल देते हैं तब हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कारक की आवश्यकता होती है। जैसे भारत में बहुत सी लताएं, भारत में बहुत सी गुफाएं
उसी प्रकार माताएं अगर कहते तो कारक की जरूरत नहीं है। वृक्ष में बहुत सी लताएं बिखरी हुई है कहते तो कारक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसी लता को लताओं कह देते हैं तब हमें कारक की जरूरत पड़ती है कि लताओं में खिला हुआ पुष्प। माताओं से मेरा अनुरोध है, भाइयों से मेरा निवेदन है, गुफाओं में जानवर रहते हैं, है ना। इस प्रकार दूसरी बड़ी बात, कभी कभी हम क्या प्रयोग करते हैं, कुछ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और हम कभी कभी कुछ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ढेर, खूब, बहुत, इसका प्रयोग हम उपसर्ग के तौर पर और हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सब का प्रयोग ये उपसर्ग के तौर पर होते हैं, लेकिन लोग, जन, गण, वर्ग, संघ ये सभी हम प्रत्यय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न ने क्या कहा है कि सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला, तो बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन होते हैं और बहुत से शब्द ऐसे जो हमेशा बहुवचन थे। मैक्सिमम व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा मैक्सिमम एक वचन में इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक को तो बहुवचन में बदला ही नहीं जा सकता। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो अपना नाम बदलकर जातिवाचक में बदल जाती हैं। ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब हम भाववाचक संज्ञा को, समूहवाचक को और पदार्थवाचक संज्ञा को बहुवचन प्रयोग करने लगते हैं तो ये सभी उदाहरण जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं। पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसे जो हमेशा बहुवचन हैं। होश उड़ गए, लोग आए थे, इसी प्रकार हस्ताक्षर किए गए, ठीक है ना, जनता बैठी थी, उसी प्रकार हम कह सकते हैं आपके जैसे कि प्राण और बाल, प्राण उड़ गए, बाल बढ़ते हैं कहते हैं, ठीक है ना। अब देखने वाली बात है कि वर्षा होती है, जनता यहाँ नहीं आएगा, हस्ताक्षर कहते हैं और समाचार, हस्ताक्षर और समाचार ये हमेशा बहुवचन है, परंतु वर्षा और जनता कहते हैं तो ये एक वचन में आते हैं। तो प्राण, दया, घृणा, चेतावनी, कृतज्ञता, बहादुरी, वीरता, है ना, सुख, दुख कहता है ना, ये सब हमारे लिए एक वचन है, ठीक है ना। लेकिन प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, समाचार, अक्षत कहता है ना, ये हमारे लिए होश कहता है तो हमेशा बहुवचन में आते हैं। तो प्रश्न ने क्या कहा कि कौन हमेशा एक वचन में है, तो वर्षा और जनता हमारे लिए एक वचन में होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण का है। वह, एक, बाद या आया। अब देखने वाली बात है कि वह कहते हैं तो सर्वनामिक शब्द है, एक कहते हैं तो संख्या सूचक शब्द है, बाद कहते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, समय है ना। और इसी प्रकार हमारे लिए समय है और आया कहते हैं तो भूतकालिक क्रिया का रूप है। अब प्रश्न ने पूछा है कि एक सप्ताह बाद आया, मतलब कि समय बता रहा है कब आया, एक सप्ताह के बाद आया। तो क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहा जाता है। यह क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का है, अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, समय सूचक क्रिया विशेषण, अब, तब, जब, कब, सदा, हमेशा, नित्य, लगातार, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, है ना, सुबह, शाम, दोपहर, बाद, पहले, है ना, ये सब हमारे लिए समय है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ, वहां, जहां, तहां, कहां, अंदर, बाहर, भीतर, इधर, उधर, जिधर, किधर, ये आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मतलब कि स्थान और स्थिति, दिशा का बोध कराता है। एडवर्ब ऑफ मैनर्स है कार्य करने का तरीका, ऐसा, वैसा, जैसा, तैसा, कैसा, ध्यान से, प्यार से, शीघ्रता से, हौले से, जल्दी जल्दी, तुरंत, फौरन, फटाफट, है ना, ऐसा। उसी प्रकार हम कदाचित कहते हैं, वास्तव कहते हैं, सरासर कहते हैं। और इसी प्रकार अगर देखा जाए तो एकदम परिमाणवाचक विशेषण एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इतना, उतना, जितना, कितना, थोड़ा, कम, ज्यादा, लगभग, है ना, ये सभी हमारे लिए अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न ने क्या पूछा है कि एक सप्ताह बाद आया, मतलब वो समय बता रहा है, इसलिए हमारे लिए क्रिया विशेषण का शब्द क्या है, बाद, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछता है, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको द्विकर्मक क्रिया बताई थी और द्विकर्मक क्रिया में मैंने क्या बताया था कि जिस वाक्य में 2 कर्ता होते हैं, एक कर्म दिखाई देता है, दूसरा कर्म की अपेक्षा होती है, तो 2 कर्ता वाला वाक्य जिसमें 2 कर्म की प्रधानता देखने को मिले वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। तो मोर नाच रहा है, महेश रुग्ण हो गया, राम ने रावण को मारा, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, अगर कहते हैं। अब देखने वाली बात है कि द्विकर्मक क्रिया
क्या है, तो ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। तो ममता एक करता है, कुत्ता एक करता है, रोटी कर्म है और खिलाना। अब देखिए, मोर नाच रहा है कहते हैं तो ये अकर्मक क्रिया है। रमेश रुग्ण हो गया कहते तो अकर्मक क्रिया है। राम ने रावण को मारा, तो किसके द्वारा मारा, तो रावण को मारा ये है, परंतु किसके द्वारा मारा ये समझ में नहीं आ रहा है ना। राम ने रावण को मारा तो राम के द्वारा रावण का मारा जाना, ठीक है। लेकिन ममता ने कुत्ते को क्या खिलाई, रोटी खिलाई, तो कुत्ते ने क्या खाया, रोटी खाया। इसलिए वाक्य में ऑप्शन नंबर आपका आएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता और कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन में हो, पुल्लिंग में हो और अन्य पुरुष में हो, तब कौन सा वाच्य होता है। ऐसी कंडीशन में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस है कि इम्पर्सनल वॉइस है या इनमें से कोई नहीं, तो कर्तृ कर्म भाव वाच्य। तो वाच्य क्या होते हैं, क्रिया के मुख्य विषय का बोध कराने वाले को वाच्य कहा जाता है। यदि कर्ता की क्रिया वचन लिंग कर्ता के अनुसार हो, तो जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के वचन लिंग पुरुष के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य, कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो तो कर्मवाच्य होता है, और जहां पर इन दोनों के अनुसार नहीं है तो उसे भाववाच्य कहा जाता है। बुजुर्ग से सीढ़ी चढ़ी नहीं जाती, तो ये हमेशा एक वचन में होगा, पुल्लिंग में और अन्य पुरुष में किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। तो जिस वाक्य की क्रिया कर्ता और कर्म के वचन लिंग पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन अन्य पुरुष और पुल्लिंग में हो, तब वहां इम्पर्सनल वॉइस यानी कि भाववाच्य होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है, कौमुदी के, सौम्यदामिनी के, कुमुदनी के या कुमुद कला के, ठीक है। यह किसका पर्यायवाची। सबसे पहली बात, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है और दिमाग कंफ्यूज होता है तो इनमें से कोई एक तो होगा जो आपके दिमाग को रिलेट करेगा। चंद्रप्रिया जो चंद्रमा को प्रिय है, तो इसमें आती है हमारे लिए कुमुदनी। अब सौदामिनी क्यों नहीं है, कि सौदामिनी जो है वो बिजली को पर्यायवाची शब्द है, कौमुदी जो है वह भी पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कुमुदनी वाटर लिली जिसको कहा जाता है जो चंद्रमा की रोशनी में खिलती है, और कमल जो है वो सूर्य के प्रकाश में खिलता है। तो जो चंद्रमा को प्रिय है नलिनी है ना, और कैरव है, तो कुमुदनी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, पौराणिक का विलोम प्राचीन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, उग्र का सौम्य और ध्वंस का निर्माण। तो इसमें आता है पौराणिक का प्राचीन। अब पौराणिक मतलब कि स्वयं पुराना है, तो पौराणिक का क्या होगा, आपका नवीन होगा। पौराणिक कह रहा है तो हमारे लिए नवीन हो जाएगा, ठीक है ना। कनिष्ठ का ज्येष्ठ है, उग्र का सौम्य है, ध्वंस का निर्माण, ध्वंस का मतलब होता है नष्ट कर देना, तो निर्माण होगा। तो पौराणिक कह रहा है तो प्राचीन कहना उसके लिए गलत है, मतलब कि ये विलोम शब्द का पेयर ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्न शब्द में से एक फारसी भाषा का शब्द है, उसका चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कबूतर, ऑप्शन नंबर बी कठफोड़वा, ऑप्शन नंबर सी मोर और ऑप्शन नंबर डी कौवा। अब देखने वाली बात है कि हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर कठफोड़वा कहता है तो देशज शब्द है, मोर कहता है तो भी देशज शब्द है, और कौवा कहता है तो भी देशज शब्द है। लेकिन कबूतर कहता है क्योंकि हमारे पास कपोत है, कपोत तत्सम शब्द है, हमारे पास क्या है, कपोत है जो तत्सम शब्द है। कबूतर जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। मयूर तत्सम है जिसका तद्भव है मोर, काक तत्सम है जिसका तद्भव है कौवा। तो यहाँ पर कबूतर जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्प में कौन सा विकल्प गलत है। आद्रक का तद्भव गीला, आदित्यवार का तद्भव इतवार, उद्वलन का तद्भव उगलना और उद्घाटन का तद्भव उघाड़ना। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो तत्सम तद्भव में गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए। आद्रक हम किसको कहते हैं, अदरक को। जिंजर जो होता है ना इसको हम अदरक कहते हैं, ठीक ना। आर्द्र कहता, अगर वो हमारे लिए आर्द्र कहता तब इसका तद्भव है गीला, लेकिन आर्द्रक का हमारे लिए अदरक है, ठीक है। आदित्यवार को ही इतवार कहते हैं, उद्वलन को उगलना कहते हैं और उद्घाटन को उघाड़ना कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो आद्रक है अदरक और आर्द्र का तद्भव होगा हमारा गीला, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है।
चलिए हम आते हैं अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। निम्न विकल्प में से अनेकार्थी शब्द का समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। सबसे पहली बात कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? वन वर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग। एक ऐसा शब्द होता है जो प्रसंग के अनुसार हर वाक्य में अलग अलग प्रकार के अर्थ को देता है, कि शब्द एक परंतु नाम उसके अर्थ के अनेक हो जाते हैं। तो एक ऐसा शब्द जिसका कि नाम तो एक है परंतु आवश्यकता के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। वन वर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग। इसमें से ढूंढना है कि कौन सा विकल्प है जिसमें अनेकार्थी शब्द जो है पूरे वाक्य में सही है। ऑप्शन नंबर ए कहता है आंख, अली, अक्षी, अक्ष। ऑप्शन नंबर बी कहता है अंग, अवयव, अंश, शरीर। ऑप्शन सी कहता है कान, श्रुति, कर्ण, कक्षा। ऑप्शन डी कहता है नाक, स्वर्ग, नागकेशर और इज्जत। अब देखने में आपका आंसर क्या होगा? ये होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि आंख को हम अक्षी भी कहते हैं, अक्ष भी कहते हैं, अली नहीं कहते। अली हमारे लिए भंवरा और शत्रु उसमें आ जाता है। कान को श्रुति भी कहते हैं, कर्ण भी कहते हैं, पर कक्षा नहीं कहते हैं, कान को कक्षा नहीं कहते। नाग को स्वर्ग भी कहते हैं, नागकेसर और इज्जत अगर कहते हैं तो हमारे लिए नागकेसर नहीं कहते। क्लियर हो गया? ठीक है। और इस आधार पर देखा जाए तो हमारे लिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हम एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके किसी भी एग्जाम्पल को अगर हम लेते हैं तो हम अंग को अवयव भी कहते हैं, शरीर के अंग को हम अवयव भी कहते हैं। इसी प्रकार किसी चीज के टुकड़े को भी अंश कहते हैं और शरीर को भी अंग कहा जाता है। ठीक है ना? ठीक है। तो यदि हम देखते हैं तो हम शरीर के हिस्से को भी अंग कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है ना? और शरीर को, अंग को, अवयव को अंश को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछता है? पतलून किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, हिंदी या अंग्रेजी? अब जब पेंटालून करके आप एक ब्रांड सुनते होंगे पेंटालून करके, तो देखने वाली बात है कि हमने एक गाना सुना था ना, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी। तो ये हमारे लिए कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। हिंदी नहीं है, जापानी नहीं है, चीनी भी नहीं, तो पतलून जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? जूता, कीमत, हैजा या देहात? इसमें आंसर आता है आपका जूता, है ना। कीमत है जो अरबी भाषा का शब्द है, हैजा भी अरबी भाषा का शब्द है, देहात कहता तो भी अरबी फारसी का शब्द है। इसमें से जो जूता कहते हैं वो हमारे लिए देशज शब्द की कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन, अफसोस मैं नहीं जा सकता, इसमें रेखांकित शब्द में किस प्रकार के अव्यय का उदाहरण है? संबोधन सूचक है कि शोक सूचक है कि आश्चर्य सूचक है कि हर्ष सूचक है? सबसे पहली बात कि ये तीनों क्या है? ये हमारे लिए एक्सक्लेमेटरी साइन यानी कि हमारे लिए आपका इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब वक्ता के विस्मय संबंधी बातों का जहां बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। इसकी खासियत क्या होती है कि वक्ता की हर्ष, दया, घृणा, चेतावनी, कृतज्ञता, आभार आदि सभी भावों का जहां बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। अब कह रहा है अफसोस मैं नहीं जा सका, इसमें वो क्या जता रहा है? शोक जता रहा है कि जहां उसे पहुंचना था वो नहीं जा सका। संबोधन सूचक में हे, ओ, अरे आएगा। आश्चर्य सूचक में अलग तत्व आते हैं, वाह कहते हैं कहते हैं, आए कहते हैं, ये आता है। ठीक है ना? क्या कहते हैं? हर्ष सूचक में वाह कहते हैं, बहुत खूब कहते हैं। ये हमारे लिए अलग अलग प्रकार के संबोधन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं विस्मयादि बोधक में। अगला क्वेश्चन, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। ऑप्शन ए रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ऑप्शन बी विकारी, अविकारी। ऑप्शन सी एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम। और ऑप्शन डी तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब प्रश्न ये कह रहा है कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर ये कहां से हमारे पास आया? तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ ये हमारे लिए रचना के आधार पर बना है ना। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये हमारे लिए रचना के आधार पर है। ठीक है ना। विकारी और अविकारी हमारे लिए प्रयोग के आधार पर है। ठीक है ना। और एकार्थी, अनेकार्थी ये सब हमारे लिए अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। परंतु किसी शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ, उसका स्रोत क्या है, उसका उद्गम क्या है, उसका उद्भव कहाँ से हुआ, उसका इतिहास क्या है, तब हमारे लिए आपके आ जाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये हमारे लिए स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं।
ठीक है। अब आपका दिमाग का कंफ्यूजन कह रहा है कि मैडम आपने उत्पत्ति के आधार पर तो व्युत्पत्ति के आधार पर तो आपने रूढ़ यौगिक योग रूढ़ को बनाया था, तो उत्पत्ति स्वयं से होती है, व्युत्पत्ति हम चीजों को मिलाकर बनाते हैं, इसलिए रूढ़ यौगिक योग रूढ़ की बात की जाए तो वो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर है, परंतु उसकी उद्भव कहाँ से हुआ, उद्गम कहाँ से हुआ, स्रोत कहाँ से है, इतिहास कहाँ से, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तब ये हमारे लिए आपके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, उपजाऊ का विलोम शब्द क्या होगा, सिंचित, खाद्य, उसर या बंजर। अब विलोम क्या होते हैं, किसी भी शब्द का एक ऐसा रूप जो अपने ही नाम, गुण, धर्म, दशा, व्यापार से बिल्कुल ही अलग हो, तो ऐसे शब्द को विपरीतार्थक, विलोम, उल्टे अर्थ वाले, या हम उसे विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। ये विरुद्धार्थी शब्द स्वतंत्र शब्द वाले भी होते हैं, जिसकी शर्त होती है कि जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं जवाब वैसा लिखा जाएगा। तत्सम प्रधान है तो जवाब भी तत्सम होंगे, लोक व्यवहार के लिए हैं तो प्रभाव भी वो हमारे जवाब के वैसे ही होने चाहिए। कभी आकार के आधार पर भी छोटे बड़े में विलोम शब्द होते हैं, लिंग के आधार पर भी विलोम शब्द होते हैं, ठीक है ना, स्वतंत्र विषयों का भी विलोम होता है। कभी कभी नकारात्मक उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द का निर्माण किया जाता है, और विपरीतार्थक लिंग बनाने के लिए कभी कभी पुल्लिंग से स्त्री सूचक बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करके भी विपरीतार्थक लिंग बनाए जाते हैं। अब ये स्वतंत्र विषय का है, उपजाऊ कह रहा है तो क्या होगा इसका, उसर, बंजर नहीं होगा ना, उपजाऊ का विलोम क्या होगा, उसर होगा। सिंचित का क्या होगा, असिंचित, खाद्य का क्या होगा, अखाद्य, और बंजर का खाद्य का क्या हो जाएगा, पेय हो जाएगा, खाद्य का पेय हो जाएगा। सिंचित का क्या हो जाएगा हमारे लिए, आपके असिंचित हो जाएगा, ठीक है। बंजर का हमारे लिए आपका उजाड़ हो जाएगा, बंजर का उजाड़ हो जाएगा, लेकिन उसर का उपजाऊ, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को क्या कहा जाता है एक शब्द में, जयचंद कहते हैं कि शकुनी कहते हैं कि विभीषण कहते हैं कि नारद कहते हैं। ये क्यों कहा जा रहा है कि पुराणों के अनुसार जो कथाएं सुनाई गई थी उन कथाओं में हर एक व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई थी। जैसे कि घर का भेदी लंका ढाई कहते हैं तो हम विभीषण को कहते हैं, जो षड्यंत्र करके आपसी लोगों को लड़ा देता है उसे शकुनी कहा जाता है, और जो दगाबाजी करता है उसे जयचंद की उपाधि दी जाती है, लेकिन दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई करवा दे तो उसे नारद के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या है, योद्धा, वीर, युयुत्सु या विद्रोही। अब वाक्यांशों का एक शब्द क्या होता है, एक ऐसा शब्द जो समूह शब्दों के लिए एक शब्द है, बहुत सारे शब्द का प्रयोग न करके केवल एक शब्द के माध्यम से उसको समझा दिया जाए तो उसे वाक्यांशों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, समूह शब्दों के लिए एक शब्द, या एक नए शब्द को स्थापित कर दिया जा रहा है तो उसे स्थापन्न शब्द कहा जाता है। खासियत क्या है इसकी खासियत क्या हो जाती है, इसे हम वन वर्ड आंसर या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और कहीं ना कहीं समासिक पद रचना भी वाक्यांशों का एक शब्द कहलाती है। तो युद्ध करने वाला को हम कहते हैं योद्धा, युद्ध करने वाला को कहा जाता है योद्धा, और जो युद्ध में जीत जाता है, जो पराक्रमी है, साहसी है, उसे कहा जाता है वीर। विद्रोही जो किसी बात का विरोध करता है उसे विद्रोही कहते हैं, पर युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहा जाता है। जैसे मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं ना, जैसे भूख है उसे बुभुक्षा कहते हैं, वैसे युद्ध के इच्छुक को युयुत्सु कहा जाता है। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास क्या कहलाता है, तत्पुरुष, समाहार द्वंद्व, व्यतिरेक या इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, तो जब समासिक पद रचना को हम पढ़ते तो समासिक पद रचना क्या है, दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर जब एक नया शब्द पद बनाते हैं तो बनने वाले शब्द पद को हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है समस्त पद, या हम इसे क्या कहते हैं, समासिक पद कहते हैं। ठीक है ना, तो दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक नया शब्द पद बनाते हैं तो बनने वाले पद को समस्त या समासिक पद कहा जाता है। ऐसे प्रक्रिया में जो समस्त पद के अंदर जो शब्द बन रहे हैं तो दो या दो से अधिक पदों को जोड़ने वाली विभक्ति क्या होती है, लुप्त होती है।
जब वो समस्त पद में होते हैं तो दो या दो से अधिक पदों को जोड़ने वाली विभक्तियां क्या होती हैं, लुप्त होती हैं। और अब संक्षिप्त रूप धारण करती हैं, क्या धारण करती हैं, एक संक्षिप्त रूप को धारण करती हैं। तब उसी संक्षिप्त रूप को धारण करने की जो प्रक्रिया होती है, तो संक्षेपीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास की प्रक्रिया कहलाती है। और दूसरी बड़ी बात कि दो या दो से अधिक पद क्यों ना हो, बनते हैं समस्त पद में केवल दो पद। पहले पद को हम प्रथम का पद या हम उसे पूर्व का शब्द पद कहते हैं, और बाद में आने वाले को हम उत्तर या हम उसे पर पद कहते हैं। और समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कही जाती है। और समास के 6 भेद हैं, एडवर्बियल कंपाउंड यानी कि अव्ययी भाव समास, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड यानी कि तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास जिसे हम कपलेटिव कंपाउंड कहते हैं, न्यूमेरिकल्स कंपाउंड जिसे द्विगु समास कहते हैं, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड जिसे हम कर्मधारय कहते हैं, और एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड जिसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो प्रश्न ने पूछा है कि जिस समास के सभी पदों के बीच में और शब्द का लुप्त हो जाता है उसे कौन सा समास कहते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समासिक पद रचना के प्रथम शब्द पद गौण और उत्तर पद की प्रधानता हो, जिस समासिक पद रचना में पहले शब्द में कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण कारक हो और दूसरे पद के अर्थ को सुनिश्चित करे, वहां नाम के आधार पर कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास होते हैं। और विभक्ति के तौर पर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। वहां पर हमें कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर जैसी कारक विभक्ति मिलती हैं, तब वहां होता है हमारे लिए तत्पुरुष समास। इसलिए यह आंसर तो बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है ना। व्यतिरेक, व्यतिहार, आपके व्यतिरेक नहीं है, व्यतिहार बहुव्रीहि, व्यतिहार। अब व्यतिरेक जैसा तो कोई बहुव्रीहि समास है ही नहीं, व्यतिहार है, तो व्यतिरेक बहुव्रीहि भी नहीं है। अब व्यतिहार बहुव्रीहि क्या होता है, बहुव्रीहि समास की खासियत होती है कि दोनों पद अप्रधान, किसी अन्य पद की क्या होती है, प्रधानता होती है, इसलिए वहां पर व्यतिहार बहुव्रीहि समास आपका क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। और व्यतिहार बहुव्रीहि क्या होता है, दो अविकारी शब्द की पुनरावृत्ति एक योजक चिन्ह के साथ होकर भी किसी अन्य पद की पहचान, मतलब मारा मारी, पटका पटकी, दना दन, रटा रट, भका भक अगर कहता है तो सब व्यतिहार बहुव्रीहि हैं। तो यहाँ पर और जैसा कोई कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। ठीक है ना। अब बारी आती है द्वंद्व में समाहार और इतरेतर। ठीक है, तो इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समासिक पद रचना में दोनों पदों के बीच में और लगा होता है, माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, इसी प्रकार कह सकते सीता राम, हरिहर, राधा कृष्ण, तन मन धन, पेड़ पत्ता फूल, तब ये इतरेतर द्वंद्व समास होते हैं। लेकिन इसी को लगाकर अगर हम समूह का बोध कराते हैं, जैसे सेठ साहूकार, धन दौलत, है ना, उसी प्रकार घर द्वार, है ना, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कपड़ा लत्ता, जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा अगर कहते हैं तो समाहार हो जाते हैं। तो जब हम और का प्रयोग करके समाहार का बोध कराते हैं तो वहां समाहार द्वंद्व हो जाता है। लेकिन हम केवल दोनों शब्द के बीच में और का प्रयोग करते हैं, वो इतरेतर द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। तुच्छ मनुष्य की, अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, कबहू निरामिष होय न कागा, ओछे की प्रीति बालू की भीति। अब यहाँ पर आपके वाक्य का जो मुहावरा है उसका अर्थ ऊपर दे दिया है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है या हो सकती है। उसके लिए उचित लोकोक्ति क्या होगी, तो अधजल गगरी छलकत जाए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है वो चढ़ चढ़ के बोलता है। थोथा चना बाजे घना, जिसको कम नॉलेज होता है वो भी बात ज्यादा करता है। कबहू निरामिष होय न कागा, कि कागा जो होता है वो कभी भी आपका शाकाहारी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। तो आंसर होगा ओछे की प्रीति और बालू की भीति, है ना। तो ओछे की प्रीति मतलब तुच्छ व्यक्ति से प्रेम, और बालू की दीवार कभी भी जल्दी ही समाप्त हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, कभी नाव पर गाड़ी है तो कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। गाड़ी अलग चल रही है और नाव अलग,
कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी बड़ा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जल और स्थल हर जगह है। तो इसका आंसर क्या होगा कि कभी नाव पर गाड़ी है तो कभी गाड़ी पर नाव है, मतलब जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य होना, योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी भरना। तो क्या कह रहे हैं? आंख न दीदा, जिसका आंख नहीं है, देखने की दृष्टि नहीं है, फिर भी कशीदा का काम कर रहा है, मतलब कि कढ़ाई का काम कर रहा है, तो योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी बघारना। कि आंख न दीदा, आंख नहीं है देखने के लिए, फिर भी कसीदाकारी कर रहा है, मतलब योग्यता न रहने पर भी काम करने का दिखावा करना। अगला क्वेश्चन, उत से निर्मित शब्द कौन सा है? मतलब उत क्या है? यहाँ पर एक उपसर्ग है। अब उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। एक ऐसा अक्षर समूह जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है और उसके जुड़ने से शब्द में नयापन, एक विकार, एक परिवर्तन या रूपांतर उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। ये उपसर्ग कैसे हैं? ये उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग हैं, जिसे हम तत्सम का उपसर्ग कहते हैं। एक उपसर्ग है जो तद्भव का उपसर्ग है, जिसे हम आपका हिंदी का उपसर्ग कहते हैं, जिसे देशज उपसर्ग भी कहा जा सकता है। और एक उपसर्ग ऐसे हैं जो अरबी फारसी और हमारे लिए आपके किसके हैं? आपके अरबी फारसी के साथ में अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, उसे विदेशज उपसर्ग के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ उत से निर्मित शब्द अव तो नहीं है, अप नहीं है, अध नहीं है, यहाँ पर आएगा उच्च। अब आपका दिमाग कह रहा होगा कि उत क्या है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? यहाँ पर हुई है व्यंजन संधि की प्रक्रिया। उत के साथ में चारण कह रहा है, उत के साथ में क्या कह रहा है? चारण। ठीक है, यानी कि हलंत वाले त के बाद में यदि च आता है तो हलंत वाला त खुद को उसी वर्ण अक्षर के अधूरे अक्षर में बदल लेता है, इसलिए उच्चारण से क्या बन जाता है? उच्चारण। ठीक है ना। अब उपसर्ग की खासियत है कि हमारे लिए जो संस्कृत के उपसर्ग होंगे, इसकी खासियत क्या होती है कि यहाँ पर संधि की प्रक्रिया हो जाती है। तो संधि को पहचानने का तरीका है, किसी शब्द में यदि आधा न दिखा मतलब वो अनु उपसर्ग है, किसी शब्द में आधा भ दिखा मतलब कि वो अभी उपसर्ग है, किसी शब्द में आधा ध दिखा मतलब वो हमारे लिए अधि उपसर्ग है, किसी शब्द में प्रत दिखा मतलब कि प्रति उपसर्ग है। ठीक है ना। इसी प्रकार हमारे लिए आपके उपसर्ग की खासियत है कि अन है, अब है, अध है, प्रत है। ठीक है ना। इसी प्रकार अत दिखा मतलब वो अति उपसर्ग होगा, आधा न दिखा मतलब कि नी उपसर्ग, आधा व दिखा मतलब कि वी उपसर्ग होगा। ठीक है, ये आपकी यण स्वर संधि की प्रक्रिया से निर्मित हो जाते हैं। जब हमें पर्य दिखा मतलब हमारे लिए परि उपसर्ग है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। उसी प्रकार किसी शब्द में उत, उद, उल, उन है ना, उसी प्रकार हमारे लिए उच्च दिखा किसी भी शब्द में उत, उद, उल, उन और उच्च, तो यहाँ सभी में हमारे लिए उत उपसर्ग के प्रयोग किए जाते हैं। उत्पन्न से उत्पन्न, उद्घाटन से उद्घाटन, उल्लास से उल्लास, उन्नति से उन्नति, उच्चारण से उच्चारण, ये हमारे लिए होते हैं। क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द में यदि हमें आरएफ वर्ण देखने को मिले तो या तो वो हमारे लिए दूर है या वो हमारे लिए नीर है। किसी शब्द में यदि हमें देखने को मिले आपके इस प्रकार के प्रयोग, तो हमारे लिए दूर और नीर का प्रयोग जो है वो किया जाएगा उपसर्ग के तौर पर। इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। ये सब क्या है हमारे लिए? ये सब हमारे लिए उपसर्ग की क्या है? पहचान है। ठीक है। किसी शब्द में यदि हमें देखने को मिल जाए जैसे कि अधो, अधो मिल जाए मतलब कि वहां पर हमारे लिए कौन सा उपसर्ग है? अध उपसर्ग है जिसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये सभी हमारे लिए उपसर्ग के प्रयोग हैं। इसी में एक और उपसर्ग है, यदि आप देख रहे हैं तो सारे उपसर्ग ध्यान में रखिएगा। जब हम किसी शब्द में सम देखते हैं, संयोग, संवाद, संविधान, तब वहां हमारे लिए सम उपसर्ग जो है वो होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या कहता है? मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ में रेखांकित शब्द में किस प्रकार का समास है? कर्मधारय है कि द्विगु है कि द्वंद्व है कि अव्ययी भाव है?
अब सबसे पहली बात मैंने बताया कि दो या दो से अधिक शब्द पदों को जोड़ने वाली विभक्तियां जब लुप्त होकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेती हैं तो शब्द पदों के संक्षेपीकरण की उस प्रक्रिया को समास की प्रक्रिया कही जाती है। यह समास 6 प्रकार का होता है: द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब तक दादा कहकर हम इस समास के नाम को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि एडवर्बियल कंपाउंड क्या होते हैं? जिस समास का प्रथम शब्द पद एक अव्यय या अविकारी हो और समस्त पद एक अविकारी शब्द हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, अव्यय प्रधान, तो वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है ना। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक वाले उदाहरण यहाँ पर लिए जाते हैं। दूसरा है द्वंद्व, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो और एक योजक चिन्ह के साथ जुड़ा हो और जरूरत के आधार पर समास विग्रह के समय में संयोजक शब्द में विकल्प बोधक या संयोजक अव्यय को लगाया जाए तो वहां द्वंद्व समास होते हैं। जब मैंने लास्ट लेक्चर वीडियो बनाया था उसमें बहुत टिपिकल और बहुत डिटेल में हर एक चीज को मैंने आपको क्लियरिफाई किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। जिस समास में पहला शब्द संख्यावाची प्रधान है, दूसरे पद की प्रधानता है, जहां दूसरा पद समूह या समाहार को बोध कराता है तो द्विगु होता है। लेकिन चरण कमल कह रहा है तो कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण कह रहा है, यानी कि क्या कर रहा है? आपके चरण की विशेषता बता रहे कि किसके समान कोमल है, वो कमल के समान। तो रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना, तो जहां पर पहला शब्द पद दूसरे शब्द पद की क्या बताए? विशेषता बताए। जहां पहला शब्द विशेषण दूसरा विशेष्य हो, उपमेय या उपमान हो, या दोनों को एक ही रूप मान लिया जाए, तब वहां कर्मधारय समास होते। कर्मधारय समास में कभी पूर्व पद प्रधान है, कभी उत्तर पद प्रधान है, कभी दोनों पदों की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए रूपक अलंकार वाले उदाहरण है। चरण कमल तो कमल रूपी चरण कहकर, तो यहाँ पर हमारे लिए आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? उद्धरण, तद्धित, वाग्जाल और रसायन। अब व्यंजन संधि क्या होती है? पहले शब्द के अंत में यदि हलंत वाला तत्व है जिसे हम व्यंजन कहते हैं, होने वाली संधि या तो स्वर है या तो हमारा व्यंजन है। इस व्यंजन के मिलने से अगर व्यंजन में कोई परिवर्तन हो जाता है तब यह संधि क्या कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन के बाद में यदि स्वर आ रहा है, व्यंजन के बाद यदि स्वर आ रहा है तो वर्ण क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, और जिस तरह के स्वर है उस वर्ण पर क्या हो जाएगी? मात्रा हो जाएगी। लेकिन व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आता है तो 1.5 वर्ण वाले उदाहरण होंगे, 1.5 वर्ण वाला उदाहरण हो जाएगा। तो उत्हरण से क्या हो गया? उद्धरण व्यंजन संधि है। ततहित से तद्धित हो गया, आपका व्यंजन संधि है। वाकजाल से वागजाल हो गया व्यंजन संधि। लेकिन रस अयन से बना रसायन, मतलब कि स्वर की मात्रा है, इसलिए हमारे लिए बन गया आपका रसायन, जो हमारे लिए आपका आंसर है रसायन। और यह रसायन जो है हमारे लिए कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। उत धन हरण, उत धन हरण कह रहा है। त के बाद में यदि ह आता तो त जो है ध में बदलता है, द में, और ये ध में बदल जाता है। तो उत्हरण से क्या बन गया? उद्धरण बन गया। ठीक है ना। वाक धन जाल कह रहा है। पहले शब्द का अंत यदि क से हो, होने वाली संधि तीसरा वर्ण हो, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग में बदल गया और वाक जाल से बन गया हमारे लिए वागजाल। ठीक है ना। अब इसी प्रकार ततहित से बन गया तद्धित, लेकिन रस अयन, रस धन अयन कह रहा है। अब यहाँ भी हमें मिल रहा है स्वर में अ और यहाँ भी मिल रहा है स्वर में अ, और दोनों स्वर मिलकर दीर्घ की मात्रा में बदल गए, तो स्वर में ये दीर्घ स्वर संधि है। इसलिए कौन सा क्वेश्चन व्यंजन का नहीं है? तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ के बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं, या अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती।
तो सेंटेंस दिया है वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, तो नकारात्मक में क्या बनेगा, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सोदेश्य का सही संधि विच्छेद वाला शब्द कौन सा है? सोधन देश्य, शोधन देश्य, शोधन देश्य या सधन उद्देश्य। अब देखने वाली बात है कि सधन उद्देश्य यही है। क्यों है ये सधन उद्देश्य हमारे लिए? क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए है गुण स्वर संधि। कौन सी संधि है? यहाँ पर है हमारे लिए गुण स्वर संधि। और कैसे पता किया हमने गुण स्वर संधि है? कि जब हम अ से मिलाते हैं किसको, उ को, तब मिला जाता है, हो जाता है ओ, ठीक है ना। जब हम अ से मिलाते हैं ई को, तब हो जाता है हमारे लिए ए। और इसी प्रकार अ से यदि हम ऋषि के री को मिलाते हैं तब बन जाता है अर, ठीक है ना। क्या बन जाता है? अर बन जाता है। और इसी प्रकार अ के साथ में यदि री को मिलाते हैं तब हमारे लिए अल बन जाता है, ठीक है ना। तो सधन उद्देश्य, सधन उद्देश्य कह रहा है, तो स के साथ में है अ और यहाँ से है उद्देश्य, है ना। क्योंकि देखिए देश्य कोई शब्द नहीं है, ये भी कोई शब्द नहीं है, ये भी नहीं, उद्देश्य है, उद्देश्य के साथ। तो यहाँ पर अ और उ मिलकर क्या बन गए? ओ बन गए। यहाँ से बचा हमारे लिए स और ये बचा हमारे लिए देश्य, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारे लिए क्या बन गया? सोदेश्य बना। क्लियर हो गया? सोदेश्य बना। उसी प्रकार आपका गण धन ईश कह रहा है, तब हमारे लिए गणेश बनेगा। सूर धन ईश से हमारे लिए आपका क्या बनेगा? सुरेश बनेगा। सप्त धन ऋषि कहता है, तो सप्त धन ऋषि से क्या बनेगा? सप्तर्षि बनेगा। राजा धन ऋषि से क्या बनेगा? राजर्षि बनेगा। उसी प्रकार माला धन ऋकार से माल्यकार बनेगा। माला धन ऋकार कह रहा है, तो क्या बनेगा हमारे लिए? माल्यकार बनेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। और ये हमारे लिए गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? लाघव चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम या विवरण चिन्ह। तो विराम चिन्ह क्या होते हैं? किसी भी भाव या विचार को स्पष्टता से प्रकट करने के लिए शब्द के प्रारंभ, मध्य या अंत में जिन चिन्हों को प्रयोग किए जाते हैं, तो उसे वक्ता बोलते समय, लेखक लिखते समय जिसका प्रयोग करता है उसे विराम कहा जाता है। समानाधिकरण शब्द में हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह क्या है? लाघव चिन्ह मतलब कि हमारे लिए लाघव चिन्ह क्या है? किसी भी नाम को, पद को संक्षिप्त रूप देने के लिए हम लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अर्धविराम क्या है? सेमी कॉलम होता है जिसको हम अर्धविराम कहते हैं। जहां पर पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा समय रुकना हो तो अर्धविराम है। विवरण चिन्ह क्या होता है? जब किसी चीज का एक्सप्लेनेशन देना होता है तो विवरण चिन्ह का प्रयोग जो है वो किया जाता है। लेकिन पर्यायवाची समानाधिकरण शब्द जो एक ही प्रकार के शब्द को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग जो है वो करते हैं। तो पर्यायवाची शब्द दो शब्द को अलग करने के लिए, ठीक है, उसी प्रकार एक ही समान शब्द के प्रयोग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कहता है कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है और शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। बाकी सब सही है, परंतु हमारे लिए आपके क्या हो जाएगा, है ना, शरत काल में चंद्रमा की शोभा। तो शरत काल के क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर क्या आएगा? जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, शरत काल में चंद्रमा की शोभा। अब शरत काल कह रहे हैं तो दिन लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अब शरत काल कह रहे हैं तो शरत काल में चंद्रमा की शोभना देखने योग्य होती है, दिन लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और बचा है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्विगु। संबंध तत्पुरुष क्या होता है? जिस समासिक पद रचना में पहला पद संबंध कारक का हो और दूसरे पद की प्रधानता हो और विग्रह करते समय का के की मिले तो संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे कि राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, तो पहले में हमारे संबंध कारक है किसकी आज्ञा? राजा की आज्ञा। सर्व प्रिय, सभी को प्रिय कहता है।
है ना। अब कर्मधारय क्या होते हैं, विशेषण विशेष्य, जैसे कि नील गगन कह रहा है, नील कमल कहता है, महापुरुष कहता है, तब हमारे लिए इसमें क्या होते हैं, आपके विशेषण विशेष्य। अव्ययी भाव में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे कि यथा शक्ति कह रहा है, ठीक है ना, यथा भक्ति कह रहा है, प्रतिदिन कह रहा है, ठीक है ना ये। और द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान है, जैसे कि माता पिता कह रहा है, इसी प्रकार हरि हर कह रहा है। तो जिस समास में आपके प्रथम शब्द पद की प्रधानता हो और समस्त पद एक अविकारी शब्द हो, जिस समास में प्रथम शब्द पद की प्रधानता हो और समस्त पद क्या हो, एक अविकारी शब्द हो, तब वहां पर एडवर्बियल कंपाउंड यानी कि अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्न विकल्प में सही क्रम वाला विकल्प चुने। घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर। अब इसको आपको एक ऐसा सीक्वेंस में जमाना है 1 2 3 4 5 को, कि आपका एक पैराग्राफ जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, उसने उद्यान को पहचान लिया था, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसने उद्यान को पहचान लिया था, वह समझ गया था कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, सड़क के किनारे उस लाउदर रोड पर सड़क के पार था। मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मिलाकर देखिए, उसने उद्यान को पहचान लिया था, वह समझ गया था कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद का ही तो रहने वाला था, ठीक है ना, लाउदर रोड पर वह सड़क के उस पार खड़ा था। क्लियर हो गया, तो ये हो गया हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर और घुमक्कड़। अब देशज प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसे परसर्ग कहा जाता है। प्रत्यय जिसको हम क्या कहते हैं, इसे परसर्ग कहते हैं। एक ऐसा अक्षर समूह जो किसी भी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग की तरह इनके जुड़ने से भी एक शब्द में नयापन, विकार, परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर भी हम संस्कृत के प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, पर सबसे ज्यादा प्रत्यय देशज शब्दों का किया जाता है। देशज प्रत्यय की आवश्यकता सबसे ज्यादा यहाँ पर लोक बोलचाल में व्यवहार में की जाती है, और उसके अलावा अरबी फारसी के प्रत्यय भी प्रयोग होते हैं। और इसमें पूछा है कि कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। उच्चतर कहते हैं तो ये संस्कृत का शब्द है, जब हम विशेषण की तुलना करते हैं तो ये उत्तरावस्था है, तो विशेषण की तुलना के आधार में इसका प्रयोग, तर का प्रयोग किया जाता है। घुमक्कड़ कहते हैं, अड़ियल कहते हैं, फर्राटा कहते हैं तो देशज प्रत्यय है, पर उच्चतर कहते हैं वह देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। क्लियर हो गया। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे, चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद क्या कहलाता है, दुर्भेद, सेंध, स्त्रैण या भेद्य। तो इसका आंसर होगा हमारे लिए सेंध। हम कहते हैं ना कि सूने मकान में चोर सेंध लगाकर सारा सामान ले उड़े, तो सेंध का मतलब होता है बड़ा छेद जो चोरी के लिए मकान के दीवार में चोर के द्वारा किया जाता है। अब है साधारण वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए। हर श्रृंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। हर श्रृंगार की ओर देखता है तब मुझे रीता की याद क्यों आती है। जब मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद नहीं आती है। जब मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आती है, और मैं हर श्रृंगार की ओर देखता और मुझे रीता की याद आ जाती है। तो साधारण वाक्य है, हर श्रृंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मिश्र वाक्य क्या होता है, जहां किसी वाक्य में एक प्रधान वाक्य पर आश्रित एक उपवाक्य जुड़ा हो जो क्रिया विशेषण वाले संयोजक शब्द से एक दूसरे से जुड़े हों, तो वहां मिश्र वाक्य होते हैं। जब मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूं तब मुझे रीता की याद आती है। मुझे रीता की याद आती है कब आती है, जब मैं हर श्रृंगार को देखता हूं, और इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जहां किसी वाक्य में एक या उससे अधिक प्रधान वाक्य होते हैं और उसी के समापिका क्रिया होती है, तो वाक्य प्रधान और उपवाक्य में बांट दिए जाते हैं। जितने प्रधान समापिका क्रिया होंगे उतने मुख्य वाक्य और आपके जो है आपके
उतने ही आपके उपवाक्य भी जो है वो बनते जाएंगे। ठीक है, तो जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य पर आश्रित एक उपवाक्य जुड़ा हो, जो संयोजक शब्द क्रिया विशेषण वाले तत्व से जुड़ा हो, वहां मिश्र वाक्य होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। ऑप्शन दिया है कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। अब यहाँ पर जो अशुद्ध है उसके लिए हमें क्या चुनना है, कईयों की रेलवे, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या रेलवे के कई या कई के रेलवे, तो ऑप्शन आएगा रेलवे। रेलवे के कई कर्मचारी, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अगला क्वेश्चन, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द है विभावरी, रजनी, चंचला, तड़ित, भार्या, प्राणप्रिया, वधु और तनुजा। तो विभावरी और रजनी कहते हैं तो हम किसको कहते हैं, रात को कहते हैं। चंचला और तड़ित किसको कहते हैं, बिजली को। ये है हमारे लिए रात और ये है हमारे लिए बिजली। ठीक है ना। वधु कहते हैं, तनुजा कहते हैं, तो वधु हमारे लिए आपकी पुत्र वधु को कहा जाता है, तनुजा बेटी को कहा जाता है, तो बेटी हम बहू को भी कहते हैं। पर भार्या और प्राण प्रिया हम किसको कहते हैं, पत्नी को कहा जाता है। भार्या और प्राण प्रिया किसको कहते हैं, पत्नी को कहा जाता है। आपके दो क्वेश्चन और बाकी हैं, ये वाला और इसके बाद वाला। ठीक है ना। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द कौन सा है, बधिर, परगट, अमृत और जीर्ण। तद्भव क्या होते हैं, संस्कृत के शब्दों का सरल हिंदी रूपांतरण, ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत एंड यूज्ड आफ्टर चेंज इनटू हिंदी। दोज वर्ड्स विच वी टेकन फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ संस्कृत एंड यूज्ड आफ्टर चेंज इनटू हिंदी, है ना। तो अर्थ बगैर परिवर्तन किए संस्कृत के शब्दों का सरल हिंदी रूपांतरण, किसी भी भाषा के विकृत रूप को कहा जाता है तद्भव। तो यहाँ पर पूछा है कि तद्भव शब्द कौन सा है, बधिर कह रहा है तो तत्सम है। बधिर का तद्भव क्या होगा, बहरा होगा। बधिर का तद्भव क्या होगा, बहरा होगा। अमृत का क्या तद्भव होगा, अमीय होगा। जीर्ण का क्या होगा, जूना होगा। ठीक है ना। प्रगट कह रहा है तो इसका तत्सम है प्रकट। तो हमारे लिए तत्सम शब्द क्या है, प्रकट का तद्भव क्या है, प्रगट। तो ये सब तत्सम में है, बाकी प्रगट जो कह रहा है वह तद्भव में है। ठीक है ना। अब आते हैं हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग में से दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष व्यंजन या अघोष व्यंजन। हिंदी के स्पर्श वर्ग क, ख, ग, घ, अंगा, इस तरह 5 वर्ग है ना। च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, फिर है त, थ, द, ध, न, फिर है आपका प, फ, ब, भ और म। तो अंतः प्रयत्न के आधार पर व्यंजन हमारे कितने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एफर्ट, अंतः प्रयत्न के आधार पर हमारे पास हैं स्पर्श वर्ण, जो हमारे 5 प्रकार के वर्ग हैं और 5 प्रकार के हमारे स्पर्श वर्ण में वर्ण हैं। ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। ठीक है। दूसरी बड़ी बात इसी में आता है हमारा उत्क्षिप्त वर्ण। ठीक है ना। फिर आता है हमारे लिए आपका अंतःस्थ वर्ण, फिर आता है हमारे लिए कौन सा वर्ण, उष्ण वर्ण। ठीक है ना। लेकिन ये सभी किसके आधार पर है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अल्प प्राण, महाप्राण को हम क्या कहते हैं, प्राणत्व का आधार। क्या कहते हैं, प्राणत्व का आधार, या हम इसे कहते हैं काकल का आधार, या हम इसे श्वास वायु का आधार कहते हैं। घोष और अघोष को क्या कहते हैं, घोषत्व का आधार, या हम इसे क्या कहते हैं, स्वर तंत्रिका का आधार कहते हैं। ठीक है। और इस आधार पर कह रहा है हिंदी के जो स्पर्श वर्ण है ना, तो जो हमारा स्पर्श वर्ण है, इस स्पर्श वर्ण में आने वाला 5 वर्ग में से दूसरे वर्ण को और चौथे वर्ण को क्या कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है जो महाप्राण वर्ण की कैटेगरी में आता है। ठीक है। दूसरी बड़ी बात, फिर पहला, तीसरा, 5वां हो गया अल्प प्राण,
पहला और दूसरा हो गया अघोष ध्वनि, तीसरा चौथा पांचवा हो गया हमारे लिए सघोष ध्वनि। अंतःस्थ है हमारे लिए आपके अल्प प्राण और आपके उष्म है महाप्राण। अंतःस्थ को हम कहते हैं सघोष और उष्म को हम कहते हैं अघोष ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट वन। ठीक, विसर्ग से पहले ई या ऊ के स्वर की मात्रा हो, होने वाली संधि क ख प फ ट ठ हो। तो क ख प फ ट ठ हो तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होता है? शक्कर का श, षटकोण का श, रस्सी करा या हल कहा तो षटकोण का श में बदलता है। इसलिए अगर आप एग्जाम्पल देते हैं जैसे कि दुह धन परिणाम, दुह धन परिणाम कहते हैं। इसी प्रकार निह धन ठूर कहते हैं। ऐसे कंडीशन में विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर की मात्रा हो, होने वाली संधि क ख प फ ट ठ किसी से भी संयोग करता है तो विसर्ग षटकोण के आधे श में बदलता है और दो परिणाम से क्या बन जाएगा? दोष परिणाम। इसी प्रकार निह ठोर से बन जाएगा हमारे लिए निष्ठुर और निह कलंक से निष्कलंक हो जाएगा और धनु टंकार से हमारे लिए क्या बनेगा? धनुष टंकार। लास्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूची पत्र, किताब, गंगा या संसद। तो ध्यान रखिएगा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने के कुछ तरीके हैं जो बहुत ही क्लियरिटी से मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताया था। तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी हम सेंटेंस भी बनाते हैं। किताब पढ़ी जाती है, गंगा नदी है इसलिए बहती है, संसद में बैठक होती है, पर सूची पत्र निकाला जाता है, सूची पत्र निकाला जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज की क्लास में 56 क्वेश्चन के साथ में, लास्ट में भी मैंने 70 क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट वाले में भी 70 क्वेश्चन कराए थे और आज 56 क्वेश्चन के साथ में मैंने फिर से आपको हिंदी का रिवीजन वर्क जो है वो कंप्लीट कराया है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर बनाए हैं ये सारे आपके लिए बेनिफिशियल हो। ये लगातार आपकी परीक्षा तक चलने वाली जो सीरीज हमने एमसीक्यू की शुरू की है, तो ईच एंड एवरी वीक पर डे आपको अलग अलग सब्जेक्ट की जिस श्रृंखला में आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं वो लगातार मिलते जाएंगे। अगले सप्ताह मैं नए क्वेश्चन के साथ में फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। अब तक मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हैं इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माई बच्चा।